मैं पेंट अभी शेयर की हूँ, ठीक है। ओके, देखो, इसमें जैसे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जो डिसीजन वेरिएबल्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, डिसीजन वेरिएबल्स जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमें निकालना है, राइट। डिसीजन वेरिएबल्स में हमें जो एक्स है, वाई है, हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। लाइक प्रोडक्ट मिक्स में मेरी कंपनी है और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। मतलब मैं कितना प्रोडक्ट ए को प्रोडक्शन करूँ, बी को करूँ, सी को करूँ, सो दैट आई गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। एलपीपी तो हम इसीलिए फॉर्मुलेशन कर रहे हैं ना, कि हमें समझ आए कि मेरा ऑप्टिमम बेनिफिट या ऑप्टिमम कॉस्ट लेवल क्या है। तो ये आइडेंटिफाई करना, लाइक ए बी सी, मैं इसको एक्स वाई जेड पकड़ी हूँ, सो दीज आर द डिसीजन वेरिएबल्स, राइट। नाउ व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? इट कुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड और मिनिमाइजेशन ऑफ जेड। यहाँ पे जेड मतलब योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू और मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, दैट इज योर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो जेड जो है वो ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, फाइन। इसके बाद हमारा आ जाता है कॉन्स्टेंट्स। तो जो भी हमारा कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे रिसोर्सेस का अवेलेबिलिटी है, जो मेरे रिसोर्स हैं वो कितना अवेलेबल है, बिकॉज वट एवर वी आर विलिंग टू डू, हम जितना भी एलोकेट करें, मैं कितना भी रिसोर्स एलोकेट करना चाहूँ ए बी में और सी में, इट के नॉट बी ग्रेटर देन माई रिसोर्स अवेलेबल। इज इट पॉसिबल? मैं अगर पूरा दिन काम करना चाहूँ, मैं भाई बहुत एकदम 100% एफिशिएंसी पे भी काम करूँ, तो भी मेरे पास नेचर ने मैक्सिमम 24 आवर्स ही दिए हैं। आई कैन नॉट वर्क बियॉन्ड दैट। तो मेरी टोटल अवेलेबल जो अगर कैपेसिटी के बाहर भी अगर मैं जाती हूँ, तो मेरे पास 24 आवर्स से ज़्यादा है नहीं। और अगर एज ए ह्यूमन आप देखो नॉर्मली, तो 8 आवर्स ऑफिशियल आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स के बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो सेम वे में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब मेरे पास कितना रिसोर्सेज हैं, वो डिपेंड करेगा ना कि मेरे पास कितना रिसोर्सेज है, मैं उसके हिसाब से काम करूंगी। मेरे पास रिसोर्सेज है कि मैं 10 लेबर लगा सकूं या 20 लेबर लगा सकूं, तो मैं प्रोडक्ट ए में लगाऊं या प्रोडक्ट बी में, सी में, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड माय रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जानना जरूरी है ना, तो ये कांस्टेंट को भी जानना बहुत जरूरी है, फाइन। तो यहाँ पर हमारा जो जनरल एक फॉर्मुलेशन होता है एलपीपी का, वो कुछ इस तरीके से होगा। वो हम लोग देखेंगे, आइदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड होगा इज इक्वल्स टू, मैं इसको C1, दैट इज कांस्टेंट 1 x1 प्लस C2 x2 प्लस, इसको मैं टिक टिक करके Cn xn लिख रही हूँ। ये Cn और xn है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कांस्टेंट और उसके संग डिसीजन वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। C1 x1 मतलब मेरा कांस्टेंट कितना है इस इसके लिए, या कॉस्ट कितना है, जो भी बोल सकते हो आप। अब देखो, जो कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट रहेंगे, तीन चार हो सकते हैं, जैसे लेबर का, कैपिटल का, कॉस्ट का, डिफरेंट का, या फ्लोर एरिया हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकती है, लेबर आवर्स हो सकता है। डिफरेंट टाइप का कांस्टेंट होगा। तो वो डिफरेंट कांस्टेंट अलग अलग, हर हर कोई का अलग अलग कांस्टेंट फॉर्मुलेशन होगा। जैसे जब मैं एक एलपीपी फॉर्मुलेशन करती हूँ, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो रहेगा ही, राइट। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा जो ऊपर में हम लोग ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं, दिस इज मैक्सिमम, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इट कुड बी मिनिमाइजेशन, ये मिनिमाइजेशन भी हो सकता है। जैसे मैं मैक्सिमाइजेशन की बात कर रही हूँ, वो मिनिमाइजेशन भी हो सकता है, राइट। ऐसे हो सकता है कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं एलपीपी के, रेवेन्यू को बढ़ाओ या खर्चे को कम करो, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन ऑफ जेड में भी हम इसको C1 x1 प्लस C2 x2, मैं इसको एनी नंबर, इट कुड बी n नंबर, इसलिए मैं Cn xn दे रही हूँ, राइट। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद हमारे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स लिखे जाएंगे। अब जितने कॉन्स्टेंट होंगे वो हम लोग लिखते जाते हैं, दैट मीन्स वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू, इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द अबव, मीन्स ऑल द कॉन्स्टेंट्स दैट आर गिवन। ये कॉन्स्टेंट m हो सकते हैं, n हो सकते हैं, एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट। एंड यहाँ पर और एक चीज इम्पॉर्टेंट है, कि हमारा जो भी x1 होगा, x2 होगा, जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है, x हो, y हो, कुछ भी होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। वो हमेशा ज्यादा जीरो होगा या ग्रेटर,
ग्रेटर और इक्वल, नेगेटिव में नहीं जाएगा। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो कि भाई सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे कितना प्रोडक्ट ए बनाना है, कितना बी बनाना है या कितना सी बनाना है, तो प्रोडक्ट ए कितना बनाना है, इट कैन बी जीरो कि नहीं नहीं बनाना है, मुझे प्रोडक्ट ए बनाना ही नहीं है, बट इट कैन नॉट गो लाइक नेगेटिव कि चलो मुझे -1.5 -2.5 बनाना है, ऐसा हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो ये जो डिसीजन वेरिएबल जो हम लोग अपने बात कर रहे थे x1 x2 जो भी होगा, इट कैन बी इक्वल्स टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देती हूँ, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया तुमको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके का दिखेगा? z इज इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस एनी नंबर, वो मैं cn xn सीधा लिख रही हूँ, राइट? कांस्टेंट समझ में आ गया तुम लोगों को? कांस्टेंट व्हाट एवर बोल, कांस्टेंट हमारा जो है वो इस तरीके का रहेगा, लाइक कोई एक कांस्टेंट ले रही हूँ a1 x1 प्लस a2 x2, इस तरीके से ले रही हूँ मैं, an xn लेस देन इक्वल्स टू वट एवर माई कॉन्स्टेंट इज, मैं ले रही हूँ b1, राइट? इस तरीके से ले रहे हैं। और दूसरा ये एक नंबर कांस्टेंट हुआ, दूसरा एक कांस्टेंट ले लेते हैं, चलो a12 x12 प्लस a13 x13 वट एवर an xn लेस देन इक्वल्स टू b2। तो ये डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू के हिसाब से ही हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा, कुछ कुछ जगह पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी रहेगा, राइट? चलो, तो ये हो गया। अब देखो, हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझनी है कि लीनियरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं, यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमें लीनियर जो लीनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझना है। लीनियरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक स्पेशल केस है रिलेशनशिप का, जहाँ पे हमें पता है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। व्हाट डज इट मीन? जो y है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी या घटेगी, y की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी, राइट? द रिलेशनशिप इज लीनियर इफ for all possible values of x and y, a given change in the value of x brings about a constant change in the value of y. What does it mean? It simply means आपका x अगर 2 रुपया बढ़ा, तो y जो सपोज y का रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन इज 2x, फाइन। तो अगर x जो है वो 2 बढ़ा, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 4। x अगर 4 बढ़ा तो y हो जाएगा 8। तो जो लीनियर रिलेशन है, फंक्शन जो दिया हुआ है, अगर 2x है, y इज इक्वल्स टू 2x या y इज इक्वल्स टू 6x, वॉट एवर इज द रिलेशन, सो द वैल्यू ऑफ y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x। समझ आया? ये तुम लोग को क्लियर होगा, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। लिनियरिटी का मतलब समझ में आया? जो प्रोपोर्शन है वो ऐसे कांस्टेंट चेंज ही होगा। समझ आया क्या? समझ में? ओके, चलो इसको कांस्टेंट रहता है, मतलब एज पर योर फंक्शन, जो फंक्शन के हिसाब से रहेगा। आप इस इक्वेशन को समझो, सपोज y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3x, ये एक इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है? x एंड y जो है वो अगर जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे वैसे यहाँ पर भी चेंज होगा। अगर हम मान के चलते हैं x की वैल्यू, x है, मैं इसको डेल x लिख रही हूँ, y एंड डेल y, व्हाट डज इट मीन? x का वैल्यू x में चेंज ला रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है y में, और अच्छा देखो ये x है, x की वैल्यू है, मैं यहाँ पर जस्ट एक टेबल दिखा रही हूँ। सपोज ये x की वैल्यू है और ये डेल x, मतलब मैं चेंज कर रही हूँ x को, उसका इम्पैक्ट y पे कितना हो रहा है, ये y की वैल्यू और ये चेंज इन y, राइट? अब ये से -5, x की वैल्यू है -5, अभी कुछ भी चेंज नहीं है, और y की वैल्यू है -11, कुछ भी चेंज नहीं है, राइट? अब हम इसको -4 करते हैं, तो -5 से -4, इसका मतलब क्या हुआ? 1। चेंज कितना हुआ? 1 हुआ ना। यहाँ पर हम इसको नेगेटिविटी को नहीं ले रहे। अब यहाँ पर 1 हुआ, तो -11 से
यहाँ पर चेंज हो जाएगा तुम्हारा -8। कैसे होगा बोलो? देखो y इज इक्वल्स टू 4 + 3x है ना। हाँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर -5 लेते हैं कितना हो रहा है? 4 प्लस, देखो टोटल देखो, 3 इंटू -5 इज 15, तो इसको -15 ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू व्हाट? -15 और 4 इज इक्वल्स टू -11, राइट? y की वैल्यू कितनी आई? अच्छा, बिल्कुल समझा दे रही हूँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लीनियर फंक्शन को एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि लिनियरिटी जब तक समझ नहीं आएगा आगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होगी। लिनियरिटी मतलब पता है तुम लोग को, दैट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हम यही रिलेशन को समझते हैं, यही है ना? y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। ये एक लीनियर फंक्शन का एक, इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन, ये एक स्पेशल रिलेशन में सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x मतलब क्या है? y इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x। जैसे जैसे ये प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल लीनियर है, x का जैसा बढ़ोतरी होगा या x घटेगा वैसे ही y भी चेंज होगा। y विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू x। क्लियर है? अब जैसे तुम एक फंक्शन ले लो, y इज इक्वल्स टू 4 + 3x, ठीक है? अब यहाँ पर हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सपोज x का वैल्यू पहले है -5, अभी हम लेते हैं x का वैल्यू -5, तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो -5 लिया मैंने, ठीक है? तो 4 + 3 इंटू -5, what will be the value of y? 4 + 5 is 15, -4 is -11, तो y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई -11, ठीक है? समझ आया? अच्छा, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू, अब x की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं -4, तो क्या हो जाएगा? 4 + 3x, दैट इज योर, ये हो गया -4, तो क्या हो जाएगा? 12, 12 - 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8, राइट? -8, 8 हो गया ना? तो तुम्हारा हाँ, तो चेंज इन y कितना हो रहा है? -11 से -8, तो यहाँ पे माइनस को अगर मैं इग्नोर करूँ, 3 हो रहा है, 8 9 10 11, तीन नहीं तो यहाँ पर तुम उसको मत देखो, माइनस माइनस प्लस नहीं करना है हमको। तुम 11 से 8 हुआ, वो चेंज कितना हुआ वो देखो। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना है हमको, हमें ये डिफरेंट इक्वेशन में चेंजेस को देखना है, स्टडी करना है। अब देखो, मैं इसको, अगर x की वैल्यू -3 हो जाती है तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 + 3 मल्टीप्लाइड -3, सो वी गेट 9, 9 - 4 इज योर -5, ठीक है? ये -5 हो रहा है, तो -5 मतलब कितना हो जा रहा है तुम्हारा? अच्छा सॉरी, ये 8 था ना, -8, -8 से -5, अगेन यू विल गेट 3। मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ डायरेक्ट, चेंज कितना हो रहा है मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है? 11 से 8 हुआ 3, 8 से 5 हुआ वो भी 3 है ना? चेंज देखो, दिस इज डेल वाई, मैं डेल वाई लिख, चेंज इन वाई, ये तो वाई की वैल्यू है जो हम निकाल रहे हैं। अगेन अगर एक बार और चेंज करती हूँ मैं, ये -3 क्या में, अगर x की वैल्यू हम इसको लेते हैं -2, तो क्या आता है? 4 + 3 इंटू -2, सो विल गेट 6 - 4 इज -2, अगेन विल गेट 5 में से 2 3। तो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ऑब्जर्व इज लिनियरिटी। यहाँ देखो, चेंज इन जो y है, y में जो चेंजेस है वो क्या है? चेंज इन y कैसा हो रहा है? देखो कांस्टेंट है ना, बिकॉज वंस वी आर पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पर ये रिलेशन सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, लीनियर रिलेशन हम बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर क्लियर है, y इज इक्वल्स टू 4 + 3x, तो x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जो भी आप अमाउंट चेंज कर रहे हो x के हिसाब से यहाँ पर y में चेंज हो रहा है, विच इज प्रोपोर्शनल। बिल्कुल यहाँ पर 3 3 3 चेंज ही हो रहा है, प्रोपोर्शनल वैल्यू में हो रहा है।
यहाँ पर आप एक एक चेंज करो, देखो -5, -4, -3, -2, एक एक मैंने माइनस किया है, तो यहाँ पर 3 3 मतलब 3 गुना 3x। समझ में है रिलेशन? बिल्कुल 3x वाला रिलेशन है ना। समझ में है? अच्छा, अब एक जनरल एक्सप्रेशन जो होता है ना लीनियर फंक्शन का, अब अगर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। पढ़ी थी तो क्लास 6 7 में, ये तो पढ़ा हुआ है सबको। ये हमारा हाँ जनरल फॉर्म है लीनियर फंक्शन का, विच रिप्रेजेंट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। नाउ वी नो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। a जो है, a को न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको जब स्लोप बने ये बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो वहां पे इंटरसेप्ट हमें दिखता है। और b को हम लोग बोलते हैं स्लोप, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारा जो फंक्शन है वो यही है b, तो यही हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। राइट, चलो अब हम लोग आ जाते हैं एक सम्स को करते हैं। एक बेसिक एलपीपी मॉडल को समझते हैं हम लोग। एलपीपी का बेसिक या लीनियरिटी का भी बेसिक समझ में तो आ ही गया है। अभी मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, एग्जांपल से समझ में आएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि पहले तो हमें फॉर्मुलेट करना समझना है ना। विदाउट फॉर्मुलेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब मान लो ये एक मैन्युफैक्चरर है, जो हम लोग बात कर रहे थे। एक मैन्युफैक्चरर है, उसको दो मशीन में से चूज करना है, मशीन ए एंड मशीन बी, ये दो मशीन है। राइट, मैन्युफैक्चरर हैज टू टाइप्स ऑफ मशीन to choose for. So I'm taking two machine A and B. Fine. He must have at least 3 A type of machine and 1 B type of machine. अब हमें ये भी जान गए कि उसको एटलीस्ट 3 A टाइप ऑफ मशीन चूज करना है। He must have at least 3 A टाइप ऑफ मशीन and 1 B टाइप ऑफ मशीन टू चूज फ्रॉम। 3 A टाइप ऑफ मशीन और B का एक मैंने एक 1 B टाइप ऑफ मशीन को चूज करना है। दो चीजें, पहली चीज आ गई, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के पास दो मशीन है ए एंड बी। अब 3 A चूज, माने 3 A टाइप ऑफ मशीन चूज करनी है उसको, और 1 B टाइप ऑफ मशीन चूज करनी है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹1000। अब देखो यहाँ पे अपने लेते हैं कॉस्ट। ए का कॉस्ट है तुम्हारा 1000 एंड फॉर बी इट इज 1200। बी का कॉस्ट है 1200। राइट, द फ्लोर एरिया टेकन अप बाय द टू मशीन। अब आ जाता है नेक्स्ट इज फ्लोर एरिया। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, कॉस्ट फ्लोर, यही हमारे कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे। वॉट एवर द रिसोर्सेज वी आर यूजिंग, एक्चुअली दे विल क्रिएट द कॉन्स्टेंट। फाइन, तो मेरे जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया हमारा मेंशन है 4 मीटर स्क्वायर फॉर ए एंड 5 मीटर स्क्वायर फॉर बी। ठीक है, द टोटल कॉस्ट मस्ट नॉट एक्सीड 15,000। अब यहाँ पर हमारा दे दिया है कि मैक्सिमम लिमिट कॉस्ट की कितनी है, खर्चा जो हम कर सकते हैं 15,000, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। फाइन, एंड द टोटल अवेलेबल फ्लोर स्पेस इज 40 मीटर स्क्वायर। अब 40 मीटर स्क्वायर के बाहर फ्लोर एरिया नहीं जा सकता, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करेगा। फाइन, तो हमें क्या करना है, हमें इसको फॉर्मुलेट करना है, एक एलपीपी फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट करते वक्त हमें क्या देखना है, पहले हम क्या देखेंगे कि भाई हमारा कॉस्ट के लिए, अगर देखो हमारा एलपीपी में क्या होता है, एलपीपी में जो हमारे बिजनेस के सिचुएशंस है, जो भी हमारे बिजनेस के सिचुएशंस है, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप करते हैं। यही एलपीपी का ना सबसे ब्यूटी यही है कि आपकी कोई भी बिजनेस की सिचुएशन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी इन्वायरमेंट है, कुछ भी डिसीजन एरिया है, उसको पहले हम इक्वेशन के रूप में फॉर्म करते हैं। अब देखो जब भी कोई चीज इक्वेशन में फॉर्म हो जाती है तो सीधी सी बात है वो इजी लगने लगती है, वो इजी हो जाता है ना हमें। तो पहले हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। आपके बीबीए में दोनों ही आएगा, बीबीए एमबीए दोनों में ही आता है, इक्वेशन फॉर्मिंग भी आता है, इक्वेशन सॉल्विंग भी आता है। फाइन, तो अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है, कॉन्स्टेंट्स मुझे समझ में आ गया है। राइट,
तो इसको पहले ये मैं समझाने के लिए जस्ट बता रही हूँ कि ये हम कैसे इसको फॉर्म करते हैं, हम अपने कांस्टेंट को कैसे फॉर्म करेंगे। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट का दे दिया है कि एक जो है ए में 1000 और बी में 1200, राइट। तो मैं इसको ले सकती हूँ, ए को मैं मान ले रही हूँ x और बी को मान ले रही हूँ y, क्योंकि जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो नॉर्मल सी बात है x और y के टर्म्स में यूज करेंगे। तो इसको तुम ले लो कॉन्स्टेंट्स को, मैं पहले कांस्टेंट समझा रही हूँ। तो इसको मैं ले रही हूँ कॉस्ट का कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट इज कॉस्ट, तो मैं 1000 x प्लस 1200 y should not be less than, means it should be it should be less than or equals to 15,000, means it should not exceed your maximum cost, that is it should not exceed 15,000, right? It cannot be greater than this. So 1000x plus 1200y, हमने देखा था ना इक्वेशन, c1 x1 plus c2 x2 टिंग 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 cn xn should be less than equals to b1 or whatever the constant is, ऐसा था ना। हमने अभी एलपीपी का जो जनरल फॉर्मुलेशन है, जैसे फॉर्म करते हैं, उसका हमने एग्जाम्पल देखा था। तो ये समझ में आया, कांस्टेंट c1 x1 प्लस c2, यस वही चीज समझा रही हूँ, समझ में आया। तो ये 1000 तुम्हारा कॉस्ट है, पहला कांस्टेंट, प्लस x क्या है तुम्हारा a, तो मैंने a को लिया है, दैट इज x, प्लस b यहाँ पर है तो 1200y, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 15,000। क्लियर? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कुछ छूट गया है तो तुम पूछ लो, मैं बता देती हूँ। अच्छा 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 ठीक है चलो। अच्छा ये स्पेस कांस्टेंट में अब आ जाते हैं। स्पेस में क्या होगा अपना, 4 मीटर स्क्वायर है, तो मैं इसको ले रही हूँ 4x प्लस 5y, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 40 मीटर स्क्वायर। लेस देन इक्वल्स टू क्यों कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि हमारा जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज के बाहर तो हम नहीं यूज कर सकते ना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ लेस देन और इक्वल्स टू। हमारा जो कांस्टेंट है वहां पर लेस देन और इक्वल्स टू मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट है, फ्लोर एरिया है। अगर रेवेन्यू की बात होती तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी होता है हमारा कांस्टेंट में, कि हमें इतना तो अर्न करना ही है। ठीक है, तो जब रेवेन्यू वाला मॉडल आता है, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, मैक्सिमाइजेशन हमेशा याद रखना है कि वो, अच्छा ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम मैंने रिसोर्सेज की बात की है, तो कंफ्यूज मत होना तुमने, दिस इज द मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल, वो मैंने लिखा है। तो मैक्सिमम हमेशा याद रखना हमें कि रेवेन्यू हमेशा मैक्सिमम होती है और जो कॉस्ट है वो हमेशा मिनिमम होता है। हमेशा ये तो नॉर्मल एक बिजनेस सिनेरियो है ना, कि हम लोग कोशिश करते हैं खर्चे को बिल्कुल मिनिमाइज करने का और रेवेन्यू को हमेशा मैक्सिमाइज करने का, यही हमारा इंटेंशन रहता है, राइट। तो यही चीज यहाँ पर भी है। नाउ सब, अब ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। अब एक और चीज यहाँ पर हम लोग को बताया गया है कि ए हमको 3 चूज करना है और बी हमको 1 चूज करना है, ये भी हमारा टारगेट दे दिया गया है। इसका मतलब फॉर टाइप ए मशीन, और एक कांस्टेंट जो हमारा आ रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि हमें ऊपर में बता ही दिया है कि द ही मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ए टाइप ऑफ मशीन एंड 1 बी टाइप ऑफ मशीन, ये हमें पहले ही बता दिया गया, राइट। ये हो गई। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अब देखो, हमारा कांस्टेंट हमने लिख लिया, कांस्टेंट में यहाँ लिख के चलती हूँ। कांस्टेंट क्या क्या था हमारा, एक था कॉस्ट का कांस्टेंट जो कि 1000x प्लस 1200y, इसको सॉल्व करोगे तो ये छोटा भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 15,000। दिस इज वन कांस्टेंट कॉस्ट रिलेटेड। स्पेस रिलेटेड जो कांस्टेंट था वो था हमारा 4x प्लस 5y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 40। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगी
1000x प्लस 1200, ये वाला अगर उसको सॉल्व करोगी, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल्स टू 75। दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये दो हमारा कांस्टेंट हमें मिल चुका है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि x जो डिसीजन वेरिएबल है, वो x जो मशीनरी चूज करनी है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। फाइन, ये हमें अपने प्रॉब्लम से समझ में आ चुका है। ओके, सपोज नाउ दैट द मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स the weekly profit from the output as rupees 120 for each type A machine and rupees 100 for each type B machine। तो अब यहाँ पर देखो हमें प्रॉफिट दे दिया खोजने के लिए, कांस्टेंट बता दिया। अब आ रहा है मैन्युफैक्चरर अपने काम की बात में, क्या बता रहा है, ए वाला जो मशीन वो यूज करता है तो उसका जो आउटपुट जेनरेट होगा उसकी प्रॉफिट आएगी 120, और बी से जो वो आउटपुट जेनरेट करेगा उससे प्रॉफिट आएगी तुम्हारी 100 करके। ये हमारा प्रॉफिट आ गया मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ से अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ रिसोर्सेज के, कि इतना रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, इतना रिसोर्सेज ए के लिए, इतना रिसोर्सेज बी के लिए, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज अवर प्रॉफिट। सीधी सी बात है। अब आगे अपना मैन्युफैक्चरर जो ना काम की बात में आ रहा है कि ए को वो यूज करता है तो उससे जो आउटपुट जनरेट होगा ही विल गेट अ वीकली प्रॉफिट ऑफ 120, और बी से उसको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। देन हाउ कैन ही फाइंड द कॉम्बिनेशन गिविंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब उसको तो क्या जानना है कि भाई हमें तो ऐसा देखना है कि हमारा जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करना है। यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना, कि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट ऑन एक्स इस मतलब सीधी सी बात है, ए को हमने एक्स लिया हुआ है और बी को वाई लिया है। सो अगर मैं इसको प्रॉफिट फंक्शन को एक्सप्रेस करूँ तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट फंक्शन, वो इस तरह के दिखेगा कुछ, 120x प्लस 100y, राइट, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, राइट। तो प्रॉफिट ऑन एक्स टाइप मशीन इज 120 एंड बी इज 100y। सो टोटल हमारा प्रॉफिट का फंक्शन हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, वो इस तरीके का दिखेगा, राइट। सो हमारे यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स हमको क्या मिला, x एंड y। अब हम अगर इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखेंगे, जो एलपीपी का फॉर्मुलेशन किए हमने, कैसा होगा, मैक्सिमम z मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, इसको z को मैं प्रॉफिट लिखती हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, इज इक्वल्स टू 120x प्लस 100y। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। जब भी प्रॉफिट की बात होती है हमें प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना होता है। डिसीजन वेरिएबल इसमें क्या हो गया, एक्स एंड वाई। कॉन्स्टेंट्स क्या होगा, ऊपर में जो ये हमने कॉन्स्टेंट लिए ये हमारा कॉन्स्टेंट्स है, तो ये इस तरीके का दिखेगा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 120x प्लस 100y, राइट, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट अब यहाँ पर तुम आराम से लिख सकती हो, 5x प्लस 6y less than equals to 75 and 4x plus 5y should be less than equals to 40। सो ये हो गया हमारा एक एलपीपी फॉर्मुलेशन। क्लियर हुआ कि डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं, x एंड y। इसका मतलब हमें जानना है x की मात्रा कितनी होगी, y की मात्रा कितनी होगी, अमाउंट। तो इसका मतलब एलपीपी जो अभी हमने सिर्फ एलपीपी को फॉर्मुलेशन किया है, ठीक है, इसको सोल्यूशन नहीं किया, ये मेरा एलपीपी फॉर्मुलेशन है। एलपीपी को अब सॉल्व भी करना सीखना है अपने को। समझ में आया यहाँ तक, आया तो इसके बाद अभी